नमस्कार। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी किताब और मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल। आज हम दिल्ली के गार्गी कॉलेज में हैं, जो संयोग से इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। और इस समय हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस कॉलेज की प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, जो कि इस कार्यक्रम में बातचीत में हिस्सा भी लेंगे। आज की बातचीत की शुरुआत जिगर मुरादाबादी के इस मशहूर शेर से, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आज जिस किताब पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो भी आग के दरिया के बारे में है, इश्क के बारे में है। उसमें स्त्री पुरुष का प्रेम तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों का प्रेम है जो अपने देश को, अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को प्रेम करते हैं और उस प्रेम को समझना चाहते हैं। यह उपन्यास एक तरह से फिक्शन के जरिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज करने का प्रयास है। मैं बात कर रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर के उपन्यास आग का दरिया की। उर्दू का ये अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास कुर्रतुल ऐन हैदर ने, जिन्हें लोग ऐनी आपा कहते हैं, केवल 32 साल की उम्र में लिखा था। जो मैं देखती हूँ लिखती हूँ। मैं अपनी तरफ से ना तकरीर करती हूँ, ना कोई कली फूंकने लगाती हूँ और ना मैं कोई झंडा बुलंद करती हूँ। जो है, जो हमने देखा वो लिख दिया, और ऐसे लिखा कि पढ़ने वालों को उसमें दिलचस्पी हो, ऐसे ना हो कि वो बोर हो जाए। उर्दू की प्रख्यात साहित्यकार कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में वो सब बेबाकी से लिखा जो उन्होंने देखा और समझा। इसलिए ये कहानियां और उपन्यास आज भी बेहद दिलचस्प लगते हैं। दोस्तों के बीच ऐनी आपा के नाम से मशहूर रही कुर्रतुल ऐन हैदर का जन्म 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में हुआ था। उपन्यास आखिर शब के हम सफर के लिए 1989 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित ऐनी आपा को भारतीय समाज और संस्कृति के सदियों पुराने इतिहास की अच्छी जानकारी थी। ऐनी आपा ने ये दास्तानें ऐसे दिलचस्प भाषा और मुहावरों में लिखी हैं जिसकी परवरिश हिंदू मुस्लिम तहजीबों के अंतर संबंधों में हुई और जिसे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर आंगन, गली कूचों, हाट बाजारों और खेत खलिहानों में बोलते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर का बहुचर्चित उपन्यास आग का दरिया देश और संस्कृति से प्रेम करने और इसकी बनावट को समझने की कोशिश करने वालों के बारे में है। उपन्यास की मुख्य समस्या है विभाजन। उपन्यास इसे भारत की समसामयिक संस्कृति के निर्माण के संदर्भ में रखता है और इस क्रम में भारतीय सभ्यता के ऐतिहासिक विमर्श से पाठक को गुजारता है। तमाम दुखों और पराजयों के बावजूद उपन्यास गौतम नीलांबर द्वारा याद की गई तथागत बुद्ध की इस कामना के साथ समाप्त होता है कि जागने वालों का जागना मंगलमय हो, न्याय नीति का प्रचार मंगलमय हो। गौतम नीलांबर यानी वो इंसान जो दुनिया का पहला और आखिरी इंसान, थका हुआ, पराजित, उल्लासित, आशावान इंसान जो ईश्वर में है और जो स्वयं ईश्वर है। और यह उपन्यास 1958 में पाकिस्तान में और अगले साल हिंदुस्तान में छपा था और इसके छपते ही उर्दू के ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप की तमाम भाषाओं के साहित्यिक हलकों में हलचल मच गई थी। यह उपन्यास असल में भारतीय संस्कृति की बनावट और बुनावट को समझने की कोशिश करता है और इस क्रम में उपन्यास 4 कालखंडों की पहचान करता है। 4वीं सदी ईसा पूर्व, जब बहुत व्यापक परिवर्तन भारतीय सामाजिक और धार्मिक सोच में आ रहे थे। 14वीं 15वीं सदी का वक्त, जो हम सब जानते हैं भक्ति आंदोलन का भी वक्त है। और उसके बाद 17वीं 18वीं सदी का वक्त, जब इस देश को अंग्रेज़ों ने जानबूझ के डी इंडस्ट्रियलाइज किया, खेतीहर समाज में बदला। और 20वीं सदी का वक्त, जबकि हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज़ादी आई, पार्टीशन के साथ आई, विभाजन के साथ आई। उपन्यास इस सारी उथल पुथल से पाठक को गुजारता है। इसमें 19वीं सदी के पात्रों से 20वीं सदी के पात्र बात करते हैं। 19वीं सदी के पात्र, इन पात्रों को आने वाले कल का प्रेत कहते हैं। 4वीं सदी के पात्र 20वीं सदी तक चले आते हैं।
13वीं सदी के पात्र 20वीं सदी तक चले जाते हैं और ये सब उस आग के दरिया में डूब के जाने की कोशिश करते हुए पात्र हैं जिसके जरिए वो हिंदुस्तान को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस उपन्यास पर बात करने के लिए उर्दू के अग्रणी, अत्यंत प्रसिद्ध और सम्मानित आलोचक और अध्यापक प्रोफेसर शमीम हनफी मौजूद हैं। शमीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ कि उर्दू फिक्शन के इतिहास में, उर्दू आलोचकों की निगाह में आग का दरिया उपन्यास की क्या हैसियत है? देखिए, उर्दू में उपन्यास लिखे गए 19वीं सदी के अंतिम, कहना चाहिए कि 2-3 दशकों से। वैसे तो खुद ऐनी आपा ने एक किताब अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट की है, स्टोरी ऑफ ए नॉच गर्ल, जिसको वो पहला इंडियन नावल कहती हैं, फर्स्ट इंडियन नावल जी। वो ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ी में यहाँ से भी छपा है और अमेरिकन एडिशन भी उसका एक आया था। ये नावल लिखा गया था उर्दू में 1799 ईस्वी में। इसका तर्जुमा हुआ था फ़ारसी से। उर्दू में इसका नाम क्या था डॉक्टर साहब? उर्दू में इसका नाम था इसका नाम है नहीं, उर्दू में इसका नाम था खुश्तर। खुश्तर, हाँ। और इस नाम से ये नावल छपा था 1799 ईस्वी में। 1899 आपको याद होगा कि उमराव जान अदा, जो उर्दू का पहला मशहूर नावल है, वो छपा था 1899। अजीब इत्तफाक़ी, 100 बरस बाद थे। ऐनी आपा ने वो नावल भी डिस्कवर किया और उसको ये कहा कि ये फ़र्स्ट इंडियन नावल है। यानी उनका ख्याल ये है, गर्चे हमारे यहाँ अब तो नावल का इतिहास बहुत पहले तलाश कर लिया गया है। यानी आपको याद होगा मीरा जी ने एक किताब का तर्जुमा किया था, कुट्टानी मतम, जो इनकी दामोदर गुप्त की है, 2000 साल पहले लिखी गई, बनारस में रहते हुए लिखी थी उन्होंने संस्कृत में, और उसका उर्दू तर्जुमा मीरा जी ने किया है। हमें अफसोस ये है कि इस तरह की किताबें जो छपती हैं, जो हमारे उस पास्ट को दर्शाती हैं जिसमें इस तरह के बंटवारे नहीं हुए थे, उसकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है, इसलिए लोग उनसे परिचित नहीं, ज़्यादातर नहीं जानते। लेकिन आग का दरिया, इसके बावजूद कि आग का दरिया से पहले उमराव जान अदा, जो उर्दू का पहला बड़ा नावल है, और गौदान प्रेमचंद का, जो बहरहाल उर्दू का पहला सबसे ज़्यादा, कहना चाहिए, रियलिज्म की जो वो थी, रवायत थी, परंपरा थी, उसका पहला बड़ा नावल है। ये तीसरा बड़ा नावल है हुर्रतुल हैदर का आग का दरिया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आग का दरिया से पहले दोनों नावल लिखे गए, मिर्ज़ा हाजिर उसवा का उमराव जान अदा और प्रेमचंद का गौदान, उन दोनों के मुकाबले में आग का दरिया का कैनवस बहुत बड़ा है। जी। और आग का दरिया को आप नावल की उस परिभाषा के हिसाब से भी देख सकते हैं जो दुनिया में राइज है। ये तो एक तरह का, कहना चाहिए, टाउन प्लानिंग है जिसमें बहुत से दरवाजे खुलते हैं। इसको नावल ऑफ आइडियाज़ कहा लोगों ने। लेकिन एक ऐनी आपा का ये नावल जो है, इस पैमाने पर कोई नावल शायद हिंदुस्तान की किसी भाषा में इससे पहले नहीं लिखा गया था। इसके बाद कोई नावल ऐसा आपको ध्यान में आता है जो इस पैमाने पर का और जिसको आप नावल ऑफ आइडियाज कह सकें? नावल ऑफ आइडियाज़ जिसको आप कह सकें हैं, इस तरह के नावल बाद में तो लिखे गए। खुद हुर्रतुल हैदर ने नावल लिखे, और उनको इस बात से थोड़ी सी परेशानी भी होती थी ऐनी आपा को कि उनके नावलों में सिर्फ आग का दरिया का चर्चा क्यों होता है। कहने भाई, मैंने आग का दरिया के अलावा भी बहुत कुछ लिखा है। डॉक्टर साहब, असल में ये परेशानी बहुत से लेखकों को है। मिसाल के तौर पर अभी जिनका स्वर्गवास हुआ है, अम्बर्टो इको, उन्होंने अपना पहला नावल 1982 या 83 में प्रकाशित किया था, नेम ऑफ द रोज, और उसके बाद उन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लिखे, और वो इस बात पर बहुत चिढ़ते थे अपने इंटरव्यूज में खास करके कि सारा चर्चा जो है वो उसी नेम ऑफ द रोज का होता है। तो ये समस्या और लेखकों की तो ऐनी आपा ने आग का दरिया से पहले भी 2 नावल लिखे थे, मेरे भी सनम खानी और सफ़ीने गमे दिल, जो मेरा ख्याल है कि आग का दरिया के साथ रख कर के पढ़े जाने चाहिए। एक ट्रायलॉजी सी बन जाती है तीनों की। इसके बाद जो उन्होंने नावल लिखे, एक नावल जिस पर उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, आखिर शब के हमसफ़र, लेकिन उसको कुछ लोगों ने नापसंद किया, इसलिए कि वो उन लोगों की बहुत सख्त आलोचना उसमें की गई थी जो चाहे मार्क्सिस्ट हों, लेफ्टिस्ट हों, लेकिन जब खुद इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनते हैं तो किस तरह करप्ट हो जाते हैं। इस पर ये नावल। एक सवाल और पैदा होता है इसमें, आपने मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट की बात की, और चूंकि ये उपन्यास उस चीज़ से सीधे जुड़ता है, आपको क्या लगता है कि उपन्यास, यानी आग का दरिया की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदुस्तानी कल्चर के बारे में जो रवैया रखता है, जिस तरह उसको ट्रेस करता है, मुझे लगता है कि वो जो कंपोजिट कल्चर का एक चलता हुआ मुहावरा है, नावल कहीं उससे भी बाहर जाता है।
बात कंपोजिट कल्चर से कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कल्चर की है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये इस नावल का बुनियादी जो थीम है वो तो कहना चाहिए कि उसको आप कह सकते हैं मौत और टाइम, डेथ एंड टाइम, मौत और समय, इसका क्या रोल होता है इंसानी ज़िंदगी को बनाने में, बहुत सही बात है, उस बहुत पर अच्छी है ये बात नावल पूरा। बिल्कुल। और ये 2500 साल पहले की तारीख पर बुद्धिस्ट पीरियड से शुरू जी, होता है चौथी नावल। सदी गौतम ईसा पूर्व से। नीलंबर, आप देखिए पहला जुमला ही नावल का कितना मीनिंगफुल है, यानी कहने से सार्थक मालूम होता है जब कहते हैं, पहला जुमला लिखते हैं कुरतुम हैदर कि गौतम नीलंबर ने चलते चलते पीछे मुड़कर देखा। जी जी। अब पीछे मुड़कर देखना जो है, ये गोया कि हमारा पास भी हमारे साथ चल रहा है, बहुत कुछ हमारे साथ, हर आदमी की पीठ पर उसके माजी का, उसके पास का, उसके अतीत का एक बोझ होता है। अब वो बोझ क्या है क्या नहीं है, कहाँ वो बोझ अपनी मर्जी से लेके चलता है, कहाँ वो कहना चाहिए कि घबरा जाता है उस बोझ। इससे एक सवाल और पैदा होता है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है, शुक्रिया इस बात के लिए। इसमें जो अंग्रेज कैरेक्टर है सिरिल नाम का, सिरिल। वो एक जगह चिढ़ के, जब वो 20वीं सदी में, वो लॉर्ड सिरिल नहीं, वो बंगाल में शोषण करने वाला सिरिल नहीं, बल्कि उसकी औलाद दर वामपंथी पोता जो है, लेफ्टिस्ट पोता जो उसका है, जो इन लोगों के साथ लंदन में पढ़ता है, वो एक जगह चिढ़ के अपनी उस दोस्त से कहता है कि तुम लोगों के समाज में इतिहास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इतिहास तुम्हारे यहाँ भरा हुआ है, इस बोझ को तुम कब तक ढोओगे? आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? क्या ये कहना सही है कि हिंदुस्तानी समाज में इतिहास बहुत ज़्यादा है, वी हैव टू मच ऑफ हिस्ट्री? मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तानी समाज में इतिहास बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए कि एक कलेक्टिव मेमोरी का अमल बहुत ज़्यादा है जी। इज्तिमाई याददाश्त, जिसको उर्दू में हम कलेक्टिव मेमोरी, वो कल्चरल मेमोरी भी होती है, एक तरह की सिविलाइजेशनल, और कहना चाहिए कि उसका एक अमल दखल बहुत है। खुर्रतुल हैदर के यहाँ तो ये अमल दखल कुछ और ज़्यादा है। आप ये देखिए कि हमारे ज़माने में अभी उनका इंतकाल हुआ फरवरी में, इंतज़ार हुसैन का। जी जी जी। इंतज़ार हुसैन तो कहना चाहिए उनकी मौत पर यहाँ हिंदू में एक कॉलम छपा था कुलदीप कुमार का, मुझे वो जुमला इतना अच्छा लगा कि मैंने खुद उसका जिक्र पाकिस्तान में भी किया। उसके बाद मैं गया था एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, मैंने वहाँ ये कहा कि साहब कुलदीप कुमार ने जुमला ये लिखा है कि इंतज़ार हुसैन ने इस ज़माने में नावल के ज़रिए वो कुछ किया है जो दरअसल दोनों हुकूमतों को करना चाहिए था, इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए था। यानी किस तरीके से एक कल्चर को आर्टिफिशियली हम डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके बाद हम उस पर आइडेंटिटी। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, इस पर मुझे थोड़ी सी नाइत्तफ़ाक़ी इस लिहाज से है कि क्या आप इतिहास को इतनी आसानी से अनडू कर सकते हैं? हम चाहे पसंद करें चाहे ना पसंद करें, आग का दरिया भी एक लेवल पर, ये केवल विभाजन के बारे में नहीं है, लेकिन एक लेवल पर पार्टीशन इसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। लेकिन उस सारी तकलीफ़ के बावजूद जो आग का दरिया में झलकती है, या इंतज़ार हुसैन में झलकती है, या अब्दुल्ला हुसैन के उदास नस्ले में झलकती है, या भीष्म साहनी के तमस में झलकती है, या झूठा सच में झलकती है, मंटो के अफसानों में झलकती है, लेकिन उस सारी तकलीफ़ के बावजूद क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन अलग अलग सॉवरिन स्टेट्स हैं, और इनके बीच में किसी तरह की ज़बरदस्ती की एकता कायम करना एक तरह से मृत तृष्णा का पीछा करना है? लेकिन ज़बरदस्ती चीज़ों को अलग करना भी तो उतना ही बुरा है। अब वो तो हो चुका ना, लेकिन अब उसको अनडू कब तक करेंगे? हो चुका, उसके बाद एक बात बता दूं आपसे, कोई भी चीज़ जो पास में हो चुकी है उसकी तरफ हम सब का रवैया एक सा नहीं होता है। मुझे याद है 71 से पहले एक मजमून अमेरिका से हमारे दोस्त सीएम नईम शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस वो निकाला करते थे महफिल, एक मजमून उन्होंने छपा था 5 डेंजरस बुक्स जो पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी बांग्लादेश के बनने से पहले। उन किताबों में एक किताब वो भी थी जो अल-बरूनी की बायोग्राफी किसी ने लिखी थी। अब सवाल ये कि अगर उसने किताबुल हिंद लिखी थी उसमें हमारा क्या कसूर था? अगर बंगाली उसको पढ़ रहा है तो आज भी इतिहास का मामला ये कि इतिहास बहुत रोचक है, पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी वो किताब बैन हो, वो 5 किताबें बैन हुई थी, बल्कि मैंने उस आर्टिकल का उर्दू में ट्रांसलेट किया था उसे और यहाँ के एक जर्नल में छपा था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग किताब। तो ये है मेरे पास, वो अगर आप कहीं पढ़ना चाहें जी, तो मैं जरूर मिल पढ़ना जाएगा। चाहूंगा जी। तो 5 डेंजरस बुक्स, उसमें कहानियों के कलेक्शंस भी 2 थे, एक चट्टोपाध्याय का एक नॉवेल भी था और एक ये किताब थी इसकी अल-बरूनी की बायोग्राफी। अब अल-बरूनी बेचारा, उसको सोचिए हिंदुस्तान जब आया संस्कृत पढ़ने का क्या शौक़ था, ब्राह्मणों ने उसको पढ़ाने से इनकार कर दिया। वो जाके जहाँ दरवाजे पर अपनी जूतियाँ लोग उतारते हैं वहाँ बैठ कर के सुनता रहता था
और वही सुनते सुनते उसने इतनी संस्कृत सीख ली, उसकी कहा जाता है कि उसने 100 से ज़्यादा किताबें उसके नाम से मशहूर हैं। तो हर आदमी का इतिहास भी, हमारा पास बहुत सी चीज़ें हम में आप में मुश्तरक हैं, लेकिन हम किस तरह उसे इंटरप्रेट करते हैं वो तो एक नहीं हो सकता ना। डॉक्टर साहब, इस उपन्यास में एक चरित्र है, आप जानते ही हैं, अबुल मंसूर कमालुद्दीन, बगदाद से जो आया, जो बगदाद से आता है। और उस ज़माने में सैनिक तो सभी होते थे, लेकिन मुख्य रूप से उसका काम किताबें कलेक्ट करना है। वो लाइब्रेरी वाला वो व्यक्ति है। यहाँ जौनपुर में भी रहा और वहाँ हाँ, उसने किताबें कलेक्ट कर रहा है, ज्ञान कलेक्ट कर रहा है। और फिर बाद में उस चरित्र को हम 20वीं सदी में फिर कमाल के नाम से देखते हैं। उसके पहले 17वीं 18वीं सदी में कमाल के नाम से देखते हैं, मंसूर के नाम से, अबुल मंसूर के नाम से। और 20वीं सदी में कमाल के नाम से, जो इंग्लैंड जाता है भारतीय नागरिक के तौर पर और वापस लौटता है पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर। और उपन्यास ये सवाल उठाता है, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा, अबुल मंसूर कमालुद्दीन किस तरह हिंदुस्तान में आया था और किस तरह हिंदुस्तान से निकल गया। उपन्यास का वो हिस्सा जो है जिसमें कमाल जानबूझ करके दिल्ली में रहने वाले अपने दोस्तों को अवॉइड करता है, क्योंकि अब वो पाकिस्तानी नागरिक है, वो उनसे मिलना नहीं चाहता। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि उपन्यास इस लिहाज से ये बता रहा है असल में कि कमाल भले ही हिंदुस्तान से निकल गया या निकलने पर मजबूर कर दिया गया, उसकी आत्मा से हिंदुस्तान कभी नहीं निकला। आप क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? ये सही है। इस मौजू पर एक नावल हमारे ज़माने में भी लिखा गया, जोगिंद्र पाल का, जिनकी कल कहना चाहिए अगर जिंदा होते तो कल उनकी 90th सालगिरह थी, परसों थी, सुकृता पॉल जिनकी बेटी अंग्रेजी। उन्होंने एक नावल लिखा है कि वो लोग जो यहाँ से कराची जा बैसे, वो अपने साथ हिंदुस्तान भी ले गए, दिल्ली को भी ले गए। रहते वो कराची में हैं, यानी बाहर की दुनिया उनकी कराची की दुनिया है, लेकिन उनके अंदर अब भी दिल्ली बसी हुई है। तो वो यही कहते हैं कि भाई अपने दिल में उस शहर को भी बसाने की कोशिश करो जहाँ आप तुम रह रहे हो। तो ये तो इंतज़ार हुसैन ने, आपको याद होगा, एक कलेक्शन उनकी कहानियों का है कछुए, जो जातकों से बहुत इम्प्रेस होकर के जिन्होंने, उसका इंस्पिरेशन बहुत रहा है उनके। कथा श्री सागर का, जातक का, महाभारत का, ये इंस्पिरेशन उनके यहाँ बहुत रहे हैं। तो इंतज़ार साहब ने उसमें लिखा है कि वहाँ किसी ने पूछा महात्मा गौतम बुद्ध से कि आदमी किस तरह ज़िंदा रह सकता है, क्या खाने के बगैर? तो जवाब दिया हाँ रह सकता है, इतने दिनों तक खाने के बगैर, पानी के बगैर भी कुछ दिन जिंदा। फिर ये किस चीज़ के बगैर नहीं रह सकता? कहते हैं आदमी से उसका हाफिज़ा छीन लो, उसकी स्मरण शक्ति छीन लो, वो बेजान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो वाक़या ये है कि इस इतिहास को आप लाख वो चाहें, और ये पूरा एक कहना चाहिए कि अरबी में एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन है इसी लिटरेचर की, जो लोग वतन छोड़ करके, अच्छा वहाँ तो लेबनान में एडवर्ड सईद को देखिए आप, और पूरा एक कहना चाहिए। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, फतह कलाम माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर यहाँ इशारा हो रहा है। इतिहास और स्मृति में अंतर है। इतिहास की आपने बहुत सही कहा कि इतिहास की भरमार हो या ना हो, लेकिन हमारे जैसे विविधता से भरे हुए और इतने लंबे लगातार सिलसिले में चले आ रही सभ्यता वाले समाज में स्मृतियाँ बहुत हैं, और स्मृति के बिना आप कुछ नहीं होते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस पर फिर एक मेरे मन में जो सवाल आता है, इस उपन्यास में उपनिषदों के वचन हैं। उपन्यास का अंत गौतम बुद्ध को याद करते हुए होता है। गौतम नीलांबर कहता है कि जो तथागत ने कहा वो हो, न्याय की स्थापना हो, नीति की स्थापना हो। बीच में कई जगह उपनिषदों की और वेदों की ऋचाएँ जो हैं वो बाकायदा उद्धृत की गई हैं। तुलसीदास का जिक्र है। कबीर तो थोड़ी देर के लिए एक चरित्र के रूप में भी उपन्यास में आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए आज का उर्दू पाठक इस उपन्यास को कैसे पढ़ता है? मैं आज पर खास करके जोर दे रहा हूँ। आज का उर्दू पाठक इस उपन्यास को कैसे पढ़ता है, जिसमें उपनिषद हैं, जिसमें तथागत हैं, तुलसीदास हैं? देखिए, आज तो हमारी ट्रेजेडी ये है कि उर्दू पाठक जो है वो, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि इस नावल को बहुत मुश्किल नावल वो समझते हैं। क्यों मुश्किल? इसलिए समझते हैं कि वो मेरे ख़्याल में एक तो पढ़ने की रीडिंग हैबिट्स बदलती जा रही हैं हमारे ज़माने में। दूसरी चीज़ ये है कि दो तरह के पाठक आपको मिलेंगे। एक पाठक वो भी हैं जिन्होंने इस किताब के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा उर्दू पढ़ने वालों ने। और हमारे एक दोस्त थे मुज़फ़्फ़र अली सैयद, जो बड़े मशहूर क्रिटिक हैं, पाकिस्तान की डेथ हो गई उनकी। उन्होंने ये लिखा था कि साहब, खुर्रतुन हैदर जब से हाथी की पीठ पर सवार हुई हैं उससे उतरने के लिए तैयार नहीं होती। कहने का मतलब उनका ये है कि हाथी की पीठ वो इतिहास जो है हमारा पूरा,
जो कहना चाहिए कि बहुत ह्यूज है, बहुत मैसिव है, उससे गोया कि पीछा नहीं छुड़ा रहे हैं। और आपने जो जिक्र किया, वो जो आलोचना आपने जिक्र किया कि कुर्रतुल ऐन हैदर हाथी पर बैठी हैं, ओहदे पर बैठी हैं, उससे उतरने को तैयार नहीं है, ये आलोचना एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी की जा सकती है और मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। इस उपन्यास के सभी पात्रों की बैकग्राउंड एरिस्टोक्रेटिक है, सब बड़े बड़े रईस परिवारों के लोग हैं, ज़मींदारों के, जजों के और इस तरह के बेटे बेटियां हैं। यानी जब 20वीं सदी में हम बात कर रहे हैं, 20वीं सदी में जो भी पात्र इस उपन्यास में हैं, लगभग सबके सब बहुत ऊंचे तबके से, बहुत संपन्न तबके से आने वाले लोग हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि ये खास तरह की एरिस्टोक्रेटिक सेंसिबिलिटी इस उपन्यास की है और इसीलिए उपन्यास में रियलिटी का बोध और रियलिज्म के प्रति आग्रह उतना नहीं है जितना होना चाहिए? दो टूक शब्दों में कहें तो ये उपन्यास एक एरिस्टोक्रेटिक नॉस्टैल्जिया का उपन्यास है। क्या आप इस पर क्या टिप्पणी करें? देखिए, ये एतराज़ तो कुर्रतुल ऐन हैदर ही पर किया गया है। उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ज़्यादातर कहानियाँ लिखी एलिट्स की, जी, उन लोगों की जो समाज के ऊंचे वर्ग से, उच्च वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐनी आपा इसका जवाब ये देती थी, भाई मैं जिन लोगों में उठती बैठती थी, जिन लोगों के साथ मेरी बातचीत होती थी, मैं उन्हीं के बारे में तो लिखूंगी। लेकिन बाद में उन्होंने कई नावल, मसलन जिस नावल में उनको ज्ञानपीठ मिला, चांदनी बेगम, उसमें देखिए वो तो नौटंकी में काम करने वाले और इस तरह नहीं, मैं इस उपन्यास पर बात करना चाहता हूँ। नहीं, तो बाद में उन्होंने लिखा। लेकिन इस नावल में जो हिस्सा आता है ये कि इसीलिए शायद इसको नावल ऑफ आइडियाज़ कहा जाता है कि जिस प्लेन पर वो सोच रही थी उस वक्त। अच्छा, फिर ये कि उनके यहाँ एक किस्म का कहना चाहिए कि एक अर्बेन और वो शहरी कल्चर का बहुत गहरा असर ऐनी आपा पर उस ज़माने में था। तो सब नॉवेल ऑफ आइडिया जब कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नॉवेल ऑफ आइडिया जब कहते हैं तो क्या उसका मतलब ये भी है कि इसके कैरेक्टर कुछ कमज़ोर हैं? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मिसाल के तौर पर खुद गौतम का कैरेक्टर आप देख लीजिए, खासा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। चंपा का कैरेक्टर आप देख लीजिए, खुद कमाल का कैरेक्टर देख लीजिए। तो ऐसा तो क्या लोग ये कहना चाहते हैं कि इसमें कैरेक्टर कमज़ोर हैं, केवल आइडियाज़ की भरमार है? नहीं, रूरल इंडिया का चूँकि जिक्र न होने के बराबर है। हाँ, वो बात तो सही है। ये है वो पूरा तो सारा कॉन्टेक्स्ट इसी एरिस्टोक्रेटिक है। उसमें। अच्छा, उस ज़माने में जो नावल भी लिखे गए, इंतज़ार हुसैन के यहाँ तो मध्यम वर्ग का बयान मिल जाता है जी, लेकिन पार्टीशन ने उससे पहले के कहना चाहिए गंगा जमनी तहजीब के असमें ऐनी आपा का बुनियादी मसला जो है वो जिस कल्चरल इथॉस की बात करती हैं वो है जो एक तरीका हमारी सांझी विरासत है, यानी जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। जी। और उसका रिप्रेजेंटेशन जिन लोगों में होता था वो एक तो हिंदू मध्य वर्ग और मुस्लिम मध्य वर्ग, उसकी कहानी है पूरी की पूरी है। तो ये तो उन पर एतराज़ भी किया जाता है कि उनके यहाँ, लेकिन बाद में उन्होंने कहानियाँ लिखी इस तरह की। अब आग का दरिया जब लिखा तो आपने खुद बताया कि भाई 33-32 साल की बरस की थी, हाँ। उनकी उम्र थी और उनकी तो पहली किताब छपी तो 21 साल की थी। सितारों से आगे शीशे के घर, 20-21 साल की उनकी उम्र थी जब ये किताबें छपी थी उनकी। तो ये तो उन पर एतराज़ किया जाता है कि उनके कैरेक्टर जो है ज़्यादातर मतलब ये कि ऐसे हैं ऊँचे ही तबके से। नहीं, लेकिन क्या ये ऐतराज़, अब मैं इस सवाल को यूँ रखूँ, क्या ये ऐतराज़ किसी रचना पर किया जाना चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस ऐतराज़ के लिहाज से चलें तो मिसाल के तौर पर दुनिया के सबसे मशहूर और मारूफ माने जाने वाले दो नावल, अन्ना कैरेनिना और वॉर एंड पीस, उन दोनों के भी जो मुख्य चरित्र हैं वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के। हाँ, वो तो जाहिर है कि तो अब उन उपन्यासों को क्या हम इसलिए खारिज कर दें कि वो बड़े बड़े सामंतों और ज़मींदारों के घरों की कहानियाँ नहीं हो? फिर उसमें तो लिखने वाले की एजुकेशन या उसका अपना एक्सपीरियंस जो रहा है। देखिए, अगर हम ये समझें कि तारीख़ नावल में बड़ी गुंजाइश होती है, उसमें आप हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, इकनॉमिक, आपके सारे सब कुछ आप भर सकते हैं, रिलीजन है, माइथोलॉजी है। और कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ तो आर्कियोलॉजी और इन सब चीज़ों से, फ़िलासफ़ी से, फाइन आर्ट से, हर चीज़ दिलचस्पी। लेकिन हमको ये भी समझना है कि लिटरेचर की दुनिया सिर्फ हिस्ट्री की दुनिया नहीं होती, एक पैरेलल वर्ल्ड होता है, एक नया वर्ल्ड क्रिएट करता है वो। तो अगर वो हमारी रियल वर्ल्ड जो हम सब का तजर्बा है, हम ये चाहें कि नावल में सारे का सारा जूँ कि तू आ जाए, उस तरह की रियलिज़म मेरे ख्याल में उसका तकाजा करना लिखने वाले से बहुत दुरुस्त बात नहीं है। नहीं, रियलिज्म का तो ये नावल, जैसा मैंने अपने शुरू में ही कहा, रियलिज्म का तो ये नावल एक तरह से कॉन्शियसली खंडन करता है। क्योंकि अब जैसे मिसाल के तौर पर मुझे इस उपन्यास के जो 2-3 सीन या हिस्से बेहद पसंद हैं, उनमें से एक वो इन सारे दोस्तों की लखनऊ की सैर है, जिसमें ये एकाएक 1940 का वाक़या है और ये वाजिद अली शाह के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहाँ बाकायदा बातें करने लगते हैं, आसफ उद्दौला के दरबार में पहुंच जाते हैं। और उसमें जो सबसे मानी खेज वाक्य मुझे लगा, जब वो एक बांदी आसफ उद्दौला को बताती है कि ये आने वाले वक्त के प्रेत हैं।
आने वाले वक्त के प्रेत। तो रियलिज्म का तो ये उपन्यास एक तरह से बहुत कॉन्शसली खंडन करता है या डिवाइस। लेकिन मेरा जो एक और सवाल आपसे है, आज के उर्दू लेखन पर इस उपन्यास का कोई इम्पैक्ट पड़ा है? क्या आज का उर्दू का जो फिक्शन राइटर है वो इस उपन्यास को एक चैलेंज की तरह या इंस्पिरेशन की तरह लेता है, या ये उसकी केवल एक लिटरेरी मेमोरी में दर्ज एक उपन्यास है एंड दैट्स ऑल? देखिए, इसकी नकल करने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कोई बहुत कामयाब नहीं हो सका। और ज़्यादातर हमारे यहाँ जो कहना चाहिए कि नारी विमर्श हमारे यहाँ उर्दू में उस तरह खुल करके नहीं आया ये मसला जैसे हिंदी में है। लेकिन कई हमारे यहाँ लेखिकाओं ने कोशिश की थी इस रंग में लिखने की, नहीं लिख सकी वो। हिंदी में भी इसकी नकल करने की कोशिश की गई। मेरा ख्याल ये है कि कमलेश्वर का नावल कितने पाकिस्तान बड़ी हद तक इससे इंस्पायर्ड है। नहीं, इससे बहुत कमज़ोर है डॉक्टर साहब। लेकिन बहुत कमज़ोर है वो नावल। वो अच्छा, नावल तो उसका सबब अपने आप में अच्छा नावल है, लेकिन इससे नहीं, तुलना अपने- करें तो बहुत वो कमज़ोर है। शायद अपने आप में भी अच्छा कहने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। तो मैं उसको उस नावल जो कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये कि इस नावल ने बाद में मेरे ख्याल में इतना बड़ा चैलेंज है ये नावल हाँ, ये तो है। उर्दू उपन्यास की परंपरा के लिए कि इस रंग में कोई नावल लिखना बहुत आसान डॉक्टर नहीं साहब, है। मुझे लगता है उर्दू उपन्यास नहीं बल्कि भारतीय उपन्यास में, जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है भारतीय उपन्यास की, उसमें मैं इस उपन्यास को भारतीय उपन्यास की एक उपलब्धि मानता हूँ, है केवल यकीन- उर्दू उपन्यास की नहीं। यकीनन है। और यहाँ मैं भारतीय उपन्यास में वैदा भी अंग्रेजी के उपन्यास भी शामिल कर रहा हूँ। और तब ये उपन्यास, और खास करके इसमें जैसे जो चंपा का जो चरित्र है, अरे कमाल का है। यानी वो जो चरित्र है, और वो एक तरह से उसका 2500 साल तक उसका निर्वाह उस कैरेक्टर का किया गया है। चंपा से भी हमारी मुलाकात 4वीं सदी ईसा पूर्व में होती है, और फिर चंपावती, और वो इधर आकर के चंपा बहन बन जाती हैं। हाँ, और इस तरह के चरित्रों को निभाना और एक इतने संवेदनशील आइडिया को सस्टेन करना लगातार, और मुझे ताज्जुब हुआ ये सुनकर के आपसे कि बहुत से लोगों को ये उपन्यास कठिन लगता है। मुझे तो कतई कठिन नहीं लगा, मुझे तो इमेंसली रीडेबल लगा। देखिए, मैंने तो और मैं तो तमाम नौजवानों से ये निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके हक का दरिया पढ़िए, बहुत ही रीडेबल उपन्यास है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि एक इसका एंडिंग जो है इस नावल की, जी वो भी याद कीजिए जी कि जहाँ वो गौतम चलता है, शंकराचार्य की चोटी पर चढ़ता हुआ चला जाता है, उसके चारों तरफ एक धुंध फैली हुई है, जी। और वो लिखती हैं, दुनिया का थका हारा अजली और अबदी इंसान, वो इंसान जो अकेला है और खुदा है। तो एक तरह से एग्जिस्टेंशियल भी एक पूरी प्रॉब्लम जो इंसान की होती जी है, डॉक्टर साहब। हम सब अपने आप में अकेले हैं। इसके ये बातचीत हम जारी रखेंगे डॉक्टर साहब, अभी मुझे इशारा हो रहा है। हम लोग एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ये मजबूरी है ऐसे कार्यक्रमों की। ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी, और इस हिस्से में हमारे यहाँ जो श्रोता बैठे हैं, जो कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट्स, वो भी इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आज तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, और ख़ास तौर पर उस सूरत में हम तो एक ऐसे समाज में रहते हैं जो बड़ा मिश्रित है, मिला जुला घुला मिला समाज है। किया है सैर गए ज़िंदगी में रुख जिस्म, तेरे ख्याल से टकरा के रह गया हूँ मैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बातचीत में। बातचीत जारी है, और डॉक्टर साहब, जैसा आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, मैं वो हिस्सा पढ़ता हूँ दर्शकों के लिए। चट्टानें, एवेलांस, ग्लेशियर, आंधियाँ, तूफान, झक्कड़, इन सब में से गुजरता सुर की लहरों पर बहता हुआ वह, यानी गौतम नीलांबर, गौरी शंकर की ऊंची चोटी पर चढ़कर बादलों में छुप गया। चोटी पर घुटने टेक कर बैठ गया, और उसने देखा कि चारों तरफ शून्य है, और उसमें सदा की तरह वो अकेला है। दुनिया का पहला और आखिरी इंसान, थका हुआ, पराजित, उल्लसित, आशावान इंसान, जो ईश्वर में है और स्वयं ईश्वर है। तो इसके साथ उपन्यास समाप्त होता है, और इस मंगल कामना के साथ कि जागने वालों का जागना मंगलमय हो, न्याय और नीति का प्रचार मंगलमय हो। आज की दुनिया में ये कामना और भी ज़्यादा मानी खेज हो जाती है कि न्याय और नीति का प्रचार मंगलमय हो। खैर, इस हिस्से में डॉक्टर साहब लोग आपसे सवाल पूछेंगे, बातचीत जारी रहेगी। जी
मैं डॉक्टर शशि त्यागी, गार्गी कॉलेज की प्रिंसिपल। ये जो नावल एनी आपा ने लिखा, एक नावल लिखा लेकिन उन्होंने उसमें इतिहास के बारे में लिखा। क्या उन्होंने लिटरेचर के ऊपर काफ़ी बोझ नहीं डाला इतिहास को लिखते हुए? मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी बहुत बोझ है लिटरेचर पर इसका। देखिए डॉक्टर साहब, नावल जो है वो हमारी सारी साहित्य की विधाओं में बहुत खुली हुई विधा है। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, आप उसमें पत्र लिख सकते हैं, आप उसमें इतिहास लिख सकते हैं, आप उसमें समाजशास्त्र लिख सकते हैं। ये नावल जितना अनोखा है, शायद यही वजह है, एक बात आप में से हो सकता है कुछ के इल्म में हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सन 2008 में जो फ्रेंच एक ऑथर थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में जिक्र किया था कि इस वक्त दुनिया के 2 लिखने वाले की किताबें मैंने ऐसी पढ़ी जिनको दरअसल नोबेल पुरस्कार के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए, जिसमें एक नाम कुरतुल हैदर का था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब मसला ये है कि हर नावल ऐसा नहीं होता। वॉर एंड पीस इतना बड़ा नावल है। दोस्तोयेव्स्की के नावल जो बहुत ही कहना चाहिए दुनिया के सबसे बड़े नावल निगारों में से एक नावल निगार, कई नावल ऐसे लिखे गए हैं जो बहुत आसानी से पढ़े नहीं जा सकते, जिनमें आपको दिमाग पर बहुत बोझ देना पड़ेगा। और कुरतुल हैदर के यहाँ तो ये है कि उनके सोर्सेज इतने वेरीड हैं, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, आर्ट्स। अच्छा, उनको तो डांस से, म्यूज़िक से, पेंटिंग से, तस्वीरें बनाती थी वो, इन सब चीज़ों से दिलचस्पी थी। मैंने बताया कि एक किताब उन्होंने बड़े गुलाम अली खां पर भी लिखी है, अंग्रेज़ी में, जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये कुछ पढ़ने वालों के लिए होगा। अब जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इन्होंने कहा मुझे तो इस नावल को पढ़ने में कोई ज़हमत किसी तरह की नहीं हुई, लेकिन मैंने उर्दू के एक डॉक्टर साहब मैंने ये उपन्यास पहली मरतबा 17 साल की उम्र में पढ़ा था और तब से मैं शायद इसको 10 बार पढ़ चुका हूँ अब तक, और मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैंने उर्दू के एक उस्ताद को ये कहते हुए सुना कि भाई वो पढ़ा नहीं जाता। अब उनकी राय हो सकती ये है। खैर, अगला सवाल लेते हैं। मैं एजाजुर रहमान उर्दू का रिसर्च स्कॉलर हूँ। कुरतुल हैदर के निस्वानी किरदारों पे मेरा काम भी है। उसमें आग का दरिया शामिल नहीं था। आग का दरिया लेकिन मैंने पढ़ा है और बार बार पढ़ा है। उसमें दिलचस्पी इस वजह से है कि जिस तौर पे आग के दरिया को बयान किया जाता है आम तौर से राइटिंग्स में, मैं मिला भी हूँ कुरतुल हैदर से, क्या ये महज इत्तफाक है कि उसका जो हीरो गौतम लीनाम्बर नावल के शुरू में ही एक कमेंट करता है कि लड़कियां ज़्यादा बात करती हैं, लड़कियों को करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, और ये क्या महज इत्तफाक है या फिर इसके जो भी मेल किरदार हैं, कोई भी रॉबिन हुडिज्म उसके अंदर नहीं है, डॉन क्विक्सोटिक नहीं है, या आम तौर से जो हीरो का एक पूरा ऑरा होता है वो उसके किसी भी मेल किरदार में नहीं नज़र आता है इस नावल के। तो क्या इसको महज एक इत्तफाक समझा जाए नावल की बातचीत का, या इस तरह के किरदारों का सिलेक्शन, या राइटर को हिंदुस्तानी तहज़ीब, सकाफ़त, मज़हब, फ़लसफ़ा, इन तमाम पर एक फ़ीमेल ऑब्ज़र्वर का नोट माना जाए? देखिए, मेल और फीमेल का फ़र्क मेरा ख़्याल है नहीं करना चाहिए। ये लिटरेचर की दुनिया में इस तरह का कोई वो नहीं है। एनी आपा ने जहाँ तक, देखिए उर्दू में नारी विमर्श भी उस तरीके से नहीं जिस तरह हिंदी में मिसाल के तौर पर है, लेकिन एनी आपा का एक नावल है जिसका टाइटल है अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। और उन्होंने जो फीमेल कैरेक्टर्स का जो कहना चाहिए क्रिएट किए हैं, उसमें बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। सीता हरण में मिसाल के तौर पर आप देखिए। नहीं, इसमें भी डॉक्टर साहब चंपा को कमजोर कैरेक्टर नहीं कह सकते। चंपा इतना पावरफुल कैरेक्टर है, सबसे पावरफुल कैरेक्टर चंपा है, बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। चंपा अहमद से लेकर के, चंपावती से लेकर के अब चंपा अहमद तक, हाँ। आप देखिए इतने वेरिएशंस मिलते हैं उनको, तो ऐसी कोई बात नहीं। और इस तरह की बातें कभी कभी एनी आपा ये भी करती थी कि जो गॉसिप दूसरे करते हैं वो अपने यहाँ डायलॉग्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती थी। मुझे याद है कि उन्होंने कभी कभी तो ये हुआ है कि साहब किसी की बात आप कर रहे हैं तो वो नोट करने लग जाती, अरे भाई बड़ा दिलचस्प जुमला है, कहीं इस्तेमाल करें तो ये भी कर, तो ये जुमला हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो खुद उनका व्यू पॉइंट। जी जी बिल्कुल। कोई लिखने वाला अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी तो नहीं लिखता हर वक्त, दूसरे के बारे में भी। और सवाल? मेरा नाम सरीन है और मैं संस्कृत डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि सामाजिक साक्षरता में
ये आग का दरिया क्या भूमिका निभाता है? डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि इस उपन्यास का कोई सोशल सिग्निफिकेंस है या नहीं है? सोशल सिग्निफिकेंस आज तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, और ख़ास तौर पर उस सूरत में हम तो एक ऐसे समाज में रहते हैं जो बड़ा मिश्रित है, मिला जुला घुला मिला समाज है, और जिसमें चीज़ों को, अच्छा मैं थिंग्स को और आइडियाज़ को दोनों को एक तरीके से देखता हूँ। जी। मेरे उस्ताद थे फ़िराक गोरखपुरी साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो ये कहते थे कि ख़याल जो होता है वो भी एक चीज़ होती है। हाँ, बिल्कुल। तेरे किया है सैर गए ज़िंदगी में रुख जिस्म, तेरे ख्याल से टकरा के रह गया हूँ मैं। आइडियाज़ भी कभी कभी आपके यहाँ। डॉक्टर साहब जरा दोबारा पढ़ दीजिए तो बहुत। किया है सैर गए ज़िंदगी में रुख जिस समत, जिधर भी गया हूँ। वो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे प्रोफेसर रघुपति साहिब फ़िराक गोरखपुरी, उन्हीं का शेर है, तेरे ख्याल से टकरा के रह गया। बात है, ब्यूटीफुल। और इसी तरीके से चीज़ों को बेजान भी नहीं समझना चाहिए। फ़िराक साहब ही का एक शेर और याद आया, संगो आहन, पत्थर और लोहा, बेनियाज़े गम नहीं, उदास वो भी होते हैं। क्या बात। संगो आहन, बेनियाज़े गम नहीं, देख हर दीवार उधर से सर न मार। कथा कलाम माफ़ कीजिएगा, उस लड़की का जो सवाल है उस पर कुछ अगर आप स्पेसिफिक कहें जी तो हमारे नौजवान दोस्तों के लिए बेहतर होगा। नहीं, वो तो मैं इसलिए मैं समझता हूँ कि आज क्या आपको वो बामानी बात नहीं लगती कि उस सूरत में कि एक सामाजिक चेतना जिस तरीके हमारे यहाँ, सब तो नहीं लेकिन बहरहाल ऐसे लोग मिलते हैं जो कहना चाहिए कि हमारे सामाजिक जीवन को भी अलग अलग करके हिस्सों में, कंपार्टमेंट्स में करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमारी रीतियां, हमारा पूरा अतीत, हमारा पूरा दर्शन शास्त्र, जो कुछ आप देखें उसमें कहाँ आप बना सकते हैं धर्म की बुनियाद पर, कहना चाहिए परंपराओं की बुनियाद पर, कितनी चीज़ें कॉमन हमारे यहाँ हैं। हमारे त्यौहार, कहना चाहिए कि साउथ एशियन जो ज़िंदगी रही है मुसलमानों की, ये दुनिया के, मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में देखा है मैंने मुसलमानों की ज़िंदगी को, लेकिन जाहिर है कि उनकी ज़िंदगी यहाँ के मुसलमानों से बहुत अलग होती है। बिल्कुल। तो इन बातों में मेरे ख्याल में ये, और कुर्रतुल हैदर का बुनियादी मसला इस नावल में यही है कि ये जो पार्टीशन अगला सवाल लेते हैं डॉक्टर साहब। जी माफ़ कीजिएगा। जी। यादव, हिंदी विभाग से। सर, मेरा छोटा सा सवाल है कि ये भारत विभाजन के पश्चात लिखा गया है और उस समय चूँकि यथार्थवाद और अति यथार्थवाद के विषय में साहित्य लिखा गया, तो ऐसे में एक जादुई यथार्थवाद के ऊपर आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, जादुई यथार्थवाद ये जो फ्रेज है ये प्रचलित हुआ लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के प्रभाव में। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में इस फ्रेज का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि हम तो वैसे ही जादू का मुल्क है। हमारा लिखना नहीं, हमारा तो जिंदा रहना जादू का कमाल है। एक मुल्क के तौर पर हम जिंदा है, यही जादू है। तो हमें क्या लैटिन अमेरिका से मैजिक रियलिज्म लेना है? हम तो बातचीत जादू में करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरी माँ कई बार ये कहती थी कि भाई रात को पिताजी तुम्हारे आए थे सपने में, और ऐसी बात कह रहे थे, और बड़े भाई उसका फ़ौरन पालन करते थे कि पिताजी आके कह गए तो करना है। और इस उपन्यास में भी ऐसे कई वाक़ये आते हैं। तो ये छोड़ दीजिए, हमें कहीं से जादू नहीं सीखना है, सीखनी कुछ और चीज़ें हैं, वो हम सीखेंगे नहीं सीखेंगे वो अलग बात है। जहाँ तक जादू और जुगाड़ का सवाल है, ये तो अपने देश का स्वभाव है। आप इजाज़त दें तो मैं एक बात और दोहरा दूँ। एक जी जी डॉक्टर साहब जी। V.S. नायपॉल ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो ऑथर्स जो मैजिक रियलिज्म के पीछे चक्कर में पड़े हुए हैं, वो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बेवकूफ़ हैं। हाँ, सही कहा। और उसने कहा कि कौन सी ऐसी बात है, अनोखी बात, जो रियल लाइफ में नहीं होती। एग्जैक्ट। तो हम ऐसी चीज़ों के चक्कर में क्यों पड़ते? जी, कोई बात नहीं कह। हाँ, आप। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर अंतिमा, मैं हिंदी डिपार्टमेंट में हूँ। जी, प्रश्न इस तरह से है कि कई बार व्यक्ति चेतना और सामूहिक चेतना में संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ती है। हमारा आज का समय इस बात की बड़ी गवाही दे रहा है। एक ऐसी सामूहिक चेतना को निर्मित करने की कोशिश की जा रही है जो विभाजनकारी है। आग का दरिया भी इसी सवाल को उठाता है। समय जरूर बदल गया है, लेकिन सवाल वही है। क्या मानव समुदाय ऐसे सवालों का उत्तर कभी ढूंढ पाएगा या निरुत्तर ही एकमात्र उपाय है? अब ये तो आग का दरिया उपन्यास इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है। इसी सवाल का जवाब खोजने की तलाश है। अच्छा, आप ये भी देखिए कि उसमें कमाल एक जगह, जब लखनऊ की तरफ जा रहा है ट्रेन पर, और एक किताब उसने निकाली, डॉक्टर राधाकृष्णन की शायद किताब है, जी, जो उसने निकाली, और वो पढ़ता हुआ जा रहा है। जब ये पढ़ता है वो यहाँ की फ़िलासफ़ी के बारे में और यहाँ की कहने कंपोजिट लाइफ के बारे में, तो वो उस किताब को खिड़की से बाहर फेंक देता है। क्योंकि हमने, तारीख़ ने या हमने अपनी, कहना चाहिए किसी वजह से, किसी मिसगाइडेड क्षण में हमने उसको खुद नकारने की कोशिश की।
तो ये तो एक अजीब व गरीब बात यह है। तो आग का दरिया मेरे ख्याल में पूरी कोशिश इस बात की है कि हमारे जहन में उस मेमोरी को फिर से ताज़ा। मैं डॉक्टर साहब इनके सवाल के जवाब में जो आप कह रहे हैं उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। हम लोग आपके सवाल में जो बात ध्वनित होती है कि उपन्यास क्या करता है या साहित्य क्या करता है, मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत वाजिब है, पूछा जाना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ। उस रची जा रही सामूहिक चेतना से अगर आप चिंतित हैं तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप स्वयं उस सामूहिक चेतना के प्रतिकार के लिए कुछ कीजिए। और कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पे जाके कुछ करने लगिए, लेकिन उस सामूहिक चेतना का प्रतिकार आग का दरिया पढ़ के और पढ़ा के भी किया जा सकता है, और ऐसा साहित्य पढ़ के और पढ़ा के भी किया जा सकता है। एनीवे, और कोई सवाल? जी नमस्कार, मेरा नाम लवलीन मोंगा है और मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो उपन्यास है ये केवल रोमांटिक सोच के बारे में है, मतलब ये जो दौर गुजर चुका है उसके है। तो ये मतलब मैं इससे आंसर पूछना चाहूँगी कि सिर्फ ये उपन्यास रोमांटिक सोच के बारे में ही लिखा गया है, यानी ऐसी सोच जिसका वक्त गुजर गया। डॉक्टर साहब अब बहुत प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। कोई भी ख्वाब जो होता है वो रियलिटी के एक एहसास के बगैर पैदा नहीं होता। तो अगर इसमें सोच ही रोमांटिक है तो कहना चाहिए कि एक ऐसे ख्वाब की तरह है जिसको हकीकत में बदलने की ज़रूरत है। बहुत सुंदर। अच्छा, हाँ, और कोई छात्र? हाँ जी। श्रीनिवास त्यागी, मैं यहाँ हिंदी पढ़ाता हूँ। सर, इस उपन्यास का जो अंत हुआ है वो अंत एक तरह से ये सिद्ध करता है कि कुर्तुल-एन हैदर एक प्रकार से वेदांत दर्शन की स्थापना कर रही हैं। अहम ब्रह्मास्मि वाले सिद्धांत को वो स्थापित कर रही हैं कि जो मनुष्य है वो ब्रह्म का अंश है, और सभी मनुष्यों के प्रति ब्रह्म भाव से अगर व्यवहार करेंगे तो हमारे जो गलत आचरण हैं वो शायद हम जिस तरह की छल कपट और छद्म करते हैं वो शायद नहीं करें। सवाल क्या है आपका? तो क्या इस तरह का आपको लगता है कि वो वेदांत दर्शन के प्रभाव में है उपन्यास? आप इसे कुर्तुल-एन हैदर की आप बीती समझ करके मत पढ़िए। ये गौतम नीलंबर कह रहा है। बहुत सही कहा आपने। ये देखिए, ये हम लोगों को लगातार ध्यान रखना चाहिए। और एक और सवाल के जवाब में भी डॉक्टर साहब ने ये फरमाया था, उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक कई आवाज़ों में बोलता है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि लेखक के जरिए कई आवाज़ें बोलती हैं। अगर हर आवाज़, और ये उपन्यास क्या एपिक किस्म की किसी भी रचना में होता है, अगर हर आवाज़ उपन्यासकार की या कवि की अपनी आवाज़ हो, तो मिसाल के तौर पर किसी राम कथा में रावण जो कुछ राम के बारे में कह रहा है वो कहेंगे कि कवि कह रहा है, ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये निष्कर्ष निकालने की हड़बड़ी हम ना करें कि वो वेदांत की स्थापना करना चाहती है, क्योंकि वो तो ये सवाल भी पूछ रही हैं कि वो मंसूर आया था और चला गया, वो सभी में ब्रह्म भाव के बावजूद उसे जाना पड़ा हिंदुस्तान छोड़ के। वो चंपा की भी बात कर रही हैं, जिसको लगातार जो खोजती रही और उसको कोई करीब एक दर्जन पात्र हैं। हाँ, जो लगातार अपनी जिनकी खोज एक तरह से निष्फल होती है। हाँ, और कोई सवाल? मेरा नाम संजीवनी सुमन है, मैं संस्कृत ऑनर्स की छात्रा हूँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि इस उपन्यास में जो गौतम बुद्ध के बारे में उल्लेख किया गया है, ये इसका उद्देश्य क्या है? बताएं डॉक्टर साहब। वो तो मैंने भी कभी उनका मकसद जानने की कोशिश नहीं कि मैं तो ये समझता हूँ कि वो आज के इंसानों के लिए ये नावल लिख रही थी। नहीं, मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ डॉक्टर साहब, लड़की का सवाल महत्वपूर्ण है। देखो बेटा, ऐसा है, जैसा उपन्यास को अगर पढ़ोगी तो देखोगी कि भारत के इतिहास में उपन्यास 4 हिस्टोरिकल मोमेंट्स पहचानता है, जिनमें से पहला मोमेंट जो है वो मोमेंट है, गौतम बुद्ध सीधे सीधे नहीं है उपन्यास में, गौतम बुद्ध का समय बीत चुका है। उपन्यास उनके प्रभाव के साथ शुरू होता है 4वीं सदी ईसा पूर्व में। तो वो समय है जबकि भारतीय इतिहास में धार्मिक और दार्शनिक सोच में बहुत गहरे परिवर्तन हो रहे थे, और उन परिवर्तनों की तरफ संकेत करने के लिए, उन परिवर्तनों की पड़ताल करने के लिए कुर्तुल-एन हैदर उस मोमेंट को पकड़ती हैं और उसमें गौतम बुद्ध का उल्लेख करती हैं। और जाहिर है उपन्यास खत्म भी गौतम बुद्ध के उल्लेख के साथ होता है, तथागत के उल्लेख के साथ। तो जैसे श्रीनिवास जी ने कहा, वेदांत, तथागत, और बाय द वे उपन्यास के शुरू में उन्होंने टी.एस. एलियट की कविता उद्धृत की है। तो ये सब चीज़ें उपन्यास की बनावट में मौजूद हैं। तो गौतम बुद्ध का होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं तो वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है गौतम बुद्ध का होना।
हाँ, और कोई सवाल? जी। नमस्कार, मेरा नाम प्राची चौधरी है और मैं हिंदी ऑनर्स की विद्यार्थी हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कुर्तुल एन हैदर थी, उन्होंने उस समाज को आग का दरिया कहा है, तो आज के समाज में आग के दरिया होने के में कितनी सच्चाई है? आग का दरिया वो समाज नहीं था, बल्कि वो एक्सपीरियंस था जिसका वो जिक्र कर रही हैं। और हर ज़माना जो होता है अपनी आग अपने साथ लाता है। आज भी हमारे चारों तरफ आग बिखरी हुई है और ये है, और बहरहाल उसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, मेरा नाम अंजलि है। मेरा सवाल ये है कि इस उपन्यास के आज के जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस टाइम का स्त्री पुरुष का प्रेम और उस टाइम का देश प्रेम आज के टाइम से बहुत अलग है। अंजलि, ये सवाल तो हम लोगों को तुमसे पूछना चाहिए कि आज की जनरेशन पर इस उपन्यास का क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग तो अपनी जनरेशन की बात कर सकते हैं, हालांकि जनरेशन भी बड़ा वेग टर्म है। मैं अधिक से अधिक ये कह सकता हूँ कि मुझ पर इस उपन्यास का क्या प्रभाव पड़ता है, और यही डॉक्टर साहब भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आज की जनरेशन की बात करें तो मैं तो चाहूँगा कि तुम पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या प्रभाव पड़ा तुम पर। अच्छा, और कोई सवाल? दूसरी चीज़ है, किताब का असर जो पड़ता है, किसी उपन्यास का, किसी कविता का असर, वो उस तरह का असर नहीं होता जैसे पंखा चला दिया हवा लगने लगी। तो वो असर धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में एक तरह का परिवर्तन लाता है, तब्दीली लाता है। मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ आपके सवाल के जवाब में, चूँकि अब ये बात डॉक्टर साहब ने कही, मैंने अभी जिक्र किया था कि ये उपन्यास मैंने पहली बार 17 बरस की उम्र में पढ़ा था। तो कुछ असर इस उपन्यास का है कि 17 बरस की उम्र में मैंने पहली बार पढ़ा था। उसके बाद कम से कम 10 बार और पढ़ाए और तय किया कि इस किताब कार्यक्रम में प्रोफेसर हनफी से इस किताब पर बात करूँ। मैंने 25 किताबें पढ़ी हैं, हर किताब पर बात करना मुझे ज़रूरी नहीं लगता। तो आप समझ सकती हैं कि इसका मुझ पर क्या असर पड़ा। हाँ, और कोई सवाल? सर, मेरे साथी ने भी उसी सवाल को, जो मेरे जहन में बात चल रही है, कहते हैं ना, महिला का की सिफत हमारे अंदर ना हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिक्स भी है और हकीकत भी है कि इतिहास से लेकर के मज़हब, धर्म, छोटी सी सर भूमिका के साथ, हाँ यस सर, छोटी सी भूमिका के साथ चल रही है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें महज इत्तफाक नहीं है कि इस नॉवेल का आगाज़ टी.एस. एलियट की उस नज़्म से हुआ है जिसमें वही जिक्र है देवता की और दरिया की। जो दरिया महिला वाली क्या बात कर रहे थे आप? महिला के मतलब जिसमें दया हो, जिसमें दूसरों को सत्य को ग्रहण करने की खूबी हो, करुणा हो। ये उस नज़्म में दरिया का जो जिक्र किया गया, उस नज़्म में, ये तो उपन्यास में मौजूद है ना। ये मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो असर, उसका मतलब इस रूप में हम समझें या उस रूप से उसकी व्याख्या की जाए ताकि समाज पे इसका प्रभाव पड़े। ये साफ साफ दिखता है उसमें। बताएं डॉक्टर साहब। मैं सवाल समझ नहीं सका आपका। ये कह रहे हैं कि क्या इस उपन्यास की व्याख्या इस रूप में की जाए कि एक महिला ने करुणा से प्रेरित होकर ये उपन्यास लिखा है? देखिए, जिस एक्सपीरियंस से प्रेरित होकर के उन्होंने ये नावल लिखा होगा, जाहिर है कि अब ये तो मैं नहीं बता सकता और वो यहाँ मौजूद नहीं है कि उनसे पूछा जा सके। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने वो कलेक्टिव लाइफ जो हमने गुजारी है, वो सामूहिक जीवन जो हमने गुजारा है, और पिछले 2500 साल में हमारा जो इतिहास रहा है और जहाँ हम पहुँचे हैं, इस पहुँचने वाले नुक्ते को जहन में रख करके उनके जहन में कुछ सवालात पैदा हुए थे। इसीलिए वो ये भी कहती रहीं बार बार कि भाई, मुझको ये लोग, इस नावल को पढ़ने के बाद मुझ पर बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये एक ऐसी औरत लिख रही है नावल जो बहुत दुखी है अंदर से, बहुत अकेली। कहा मेरी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ये नावल नहीं है। तो इसमें जाहिर है कि डॉक्टर साहब कहा यह जाता है जी कि हर नावल एक हिस्से में तो ऑटोबायोग्राफी होता है, वो तो एक हद तक होता है और नावल तो हमेशा आत्मकथा से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। वो लेकिन ये कुर्तुल हैदर ने इतने कैरेक्टर्स कहना चाहिए कि क्रिएट किए हैं नावलों में, और जाहिर है कि मोटे मोटे नावल लिखे हैं। उनका जो नावल जो उन्हें बहुत पसंद था, वो ज्ञानपीठ जिस पर मिला उनको, चांदनी बेगम, उसको वो पसंद करती थी। सारा औरतों का जिक्र, दिलरुबा एक नावल है उनका छोटा सा, उसमें आपने देखा होगा लखनऊ में चिकन का काम करने वाली औरतें उनका। लेकिन देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है तो कुछ उपन्यास ऐसे हो सकते हैं जो महिला प्रधान या महिला केंद्रित हो, जैसे चांदनी बेगम। मुझे इस उपन्यास ये नावल नहीं है, नहीं ये नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं फिर से कहूँगा कि ये उपन्यास शायद हमारे पढ़ने की भी सीमा है कि हमें बार बार गौतम नीलांबर और कमाल ही याद आएँ और तलत और चंपा याद ना आए। उपन्यास ऐसी कोई मांग आप पर आयद नहीं करता कि आप चंपा और तलत को दूसरे दर्जे का किरदार मान के पढ़ें।
आप सहमत होंगे इस बात से? नहीं, ये तो सही है। तो चंपा ये है, उपन्यास की तलत अपनी है, बनावट में निर्मला है, निर्मला है, ये कैरेक्टर सारे के सारे और ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। और उपन्यास में चाहे उसे आप नॉवेल ऑफ आइडियाज कहिए, चाहे उपन्यास का घटनाक्रम कहिए, ये 3-4 महिला पात्र हैं जो उस पर बहुत गहरा प्रभाव चौथी सदी से 20वीं सदी तक छोड़ते हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये उपन्यास महिलाओं के बारे में नहीं है या महिलाओं नहीं, को कोई सिर्फ महिलाओं के बारे में वो ये तो जाहिर है नहीं कि नहीं है। लेकिन ये तो कुरतुल हैदर ने खुद भी लिखा है कि भाई मैं औरत हूँ, तो औरत की हैसियत से मैंने लिखा है, तो मेरा औरत होना तो उससे जाहिर होगा, उसमें क्या बात है। हाँ, और कोई सवाल? ये है। एक मिनट, अगर छात्राओं में कोई हो तो। सर, मेरा नाम ममता है और मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि उस समय पर जो ये उपन्यास है, ये विभाजन के समय पर लिखा गया था और ये विभाजन जो है सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज के समाज में फैले सांप्रदायिकता पे आपकी क्या राय है? ममता, देखो ऐसा है, जो डॉक्टर साहब उर्दू पाठक के बारे में कह रहे थे, वो दुर्भाग्य से इस समय भारतीय बल्कि शायद दुनिया भर के समाज के बारे में सच होता जा रहा है कि हम साहित्य पढ़ने की और साहित्य से संवाद करने की क्षमता शायद धीरे धीरे खो रहे हैं। इसलिए हर बात को हम बहुत जैसे कहें कि ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट भी जो है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं बल्कि आजकल तो कलर टेलीविज़न का ज़माना है, तो हर बात को हम कलर टेलीविज़न के मुहावरे में समझना चाहते हैं। सांप्रदायिकता पर उपन्यास के प्रसंग में या उपन्यास के प्रसंग के बाहर अगर आप मेरी राय पूछें तो भारतीय समाज को किसी भी तरह की सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखना न केवल राजनीतिक और सामाजिक रूप से गलत है, वो ऐतिहासिक रूप से अप्रामाणिक भी है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते भारतीय समाज की बिना इसकी धार्मिक, सांस्कृतिक और तरह तरह की विविधता की, कल्पना ही नहीं कर सकते समाज। एक बात आखिर में मैं कहना चाहता जी था। जरूर। हमारे ज़माने की एक बहुत मशहूर लेखिका थी सूजन सोनटाग। यहाँ लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने उनकी किताबें पढ़ी होंगी, अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन, इलनेस एज मेटाफर वगैरह, शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी वो। उन्होंने एक मौके पर ये लिखा है कि हमारे ज़माने में मीडिया, यहाँ भी आई थी, हिंदुस्तान आई थी, बॉम्बे में लेक्चर्स दिए थे उन्होंने, तो उनका कहना ये था कि मीडिया की ज़बान चाहे जितनी पॉपुलर हो जाए, वो किताब की जगह कभी नहीं ले सकता। और मेरा जी चाहता है कि मैं यहाँ आप लोगों से ये सवाल पूछूं अपने कुछ रोशनी हासिल करने के लिए, आप में से कितने लोगों ने ये नावल पढ़ा? इसलिए कि ये नावल सिर्फ उर्दू का नावल नहीं है, ये भारतीय साहित्य का एक रिप्रेजेंटेटिव नावल है। तो कितने लोगों ने पढ़ा ये नावल? क्योंकि मुझे हमेशा मायूसी होती है सुन के, और अगर नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा? मैं ये सवाल जो प्रोफेसर हनफी पूछ रहे हैं वो केवल यहाँ बैठे लोगों से नहीं, अपने समूचे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, बल्कि सवाल क्या पूछना है, निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय साहित्य के इस प्रतिनिधि उपन्यास और ऐसे अन्य उपन्यासों और साहित्यिक रचनाओं को आप पढ़ें, और अगर आपने ये उपन्यास पढ़ा है, ये किताब पढ़ी है, तो इसके बारे में अपनी टिप्पणी या राय हमें ज़रूर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज facebook.com/राज्यसभा टीवी पर भेज सकते हैं, या हमारे ट्विटर हैंडल @राज्यसभा टीवी #किताब ऑन RSTV में ट्वीट कर सकते हैं। और इस उपन्यास के बारे में दी गई जो राय हमें रोचक लगेगी, सबसे अच्छी लगेगी, उसे हम किताबें कुछ किताबें उपहार के रूप में देंगे। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण किताब पर, किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण बात करने के लिए। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। थैंक यू वेरी मच।